एक देश के प्रधानमंत्री ने अपनी ही पार्टी के मुखिया के खिलाफ जांच बैठा दी है। एक देश का प्रधानमंत्री अपने ही समाज के बारे में कह रहा है कि वो ठीक नहीं चल रहा है। एक पत्रकार की हत्या के सिलसिले में एक देश के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिया जा रहा है और हमारे पड़ोसी देश की बत्ती गुल है। आज जापान से लेकर ब्राजील, पाकिस्तान और ब्रिटेन तक की खबर लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ब्रिटेन वो मुल्क है जहां सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया नदीम ज़हावी टैक्स घोटाले के आरोपों से घिर चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी ही पार्टी के मुखिया के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। लोग ऋषि सुनक की तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष उनसे इस्तीफा मांग रहा है। इराक में पैदा हुए नदीम ज़हावी कैसे कंजर्वेटिव पार्टी के शीर्ष तक पहुंचे, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। वो 11 साल की उम्र में इराक से अपने माँ बाप के साथ ब्रिटेन आकर बस गए थे। राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान एक एंटरप्रेन्योर की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2000 में उन्होंने YouGov नाम की एक कंपनी बनाई थी। वो इसके को-फाउंडर थे। YouGov एक डेटा एनालिस्ट फर्म है और इसी वजह से वो आज सुर्खियों में बने हुए हैं। साल 2010 में उनकी एंट्री राजनीति में हुई। इसके बाद से कंपनी में उनकी रुचि कम होती चली गई। कट टू साल 2022, जुलाई के महीने में नदीम पर पहली बार टैक्स की हेराफेरी के आरोप लगे। कहा गया कि कंपनी के को-फाउंडर होने के बावजूद उन्होंने कभी भी फाउंडर शेयर जारी नहीं किए, बल्कि उन्होंने ये फाउंडर शेयर अपने माँ बाप के ट्रस्ट के जरिए लिए ताकि भारी टैक्स से बचा जा सके। अब ये फाउंडर शेयर क्या होता है? फर्ज कीजिए कि आपने ए नाम की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में बतौर मालिक आपके जो शेयर होंगे वो फाउंडर शेयर कहलाएंगे। नदीम ने इन्हीं शेयर्स को अपने माँ बाप के ट्रस्ट के जरिए दिखाया ताकि टैक्स से बचा जा सके। 6 जुलाई 2022 को ब्रिटिश अखबार दी इंडिपेंडेंट ने खबर छापी कि नदीम ज़हावी की टैक्स से जुड़ी जांच नेशनल क्राइम एजेंसी और HMRC कर रही हैं। उन्होंने इस खबर का खंडन किया, कहा ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। गौरतलब है कि उस समय नदीम ब्रिटेन के PM पद के चुनाव में लगे हुए थे, लेकिन 13 जुलाई को वो उस रेस से बाहर हो गए। लिज ट्रस ब्रिटेन की PM चुनी गई। जब नदीम हारे तो एक बार उन पर जांच की तलवार फिर लटकने लगी, लेकिन 3 महीने बाद ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए PM बने और नदीम को कंजर्वेटिव पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष बनने के बाद लगा कि शायद वो जांच के दायरे से बाहर हो जाएं और ये मुद्दा कहीं दफन हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि विपक्ष उन पर और हावी हो गया। लेबर पार्टी के कई सांसदों ने उनके इस्तीफे की मांग की और इसी बीच 15 जनवरी को ब्रिटिश अखबार द सन ने दावा किया कि नदीम ने HMRC यानी हिज मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स को करोड़ों रुपए का टैक्स देकर मामले का निपटारा कर लिया है। नदीम ने उस वक्त भी इन आरोपों से इनकार किया। उन पर लग रहे आरोपों की आंच अब ब्रिटेन की सरकार पर भी आने लगी। संसद में ऋषि सुनक से इस मामले में जवाब तलब किया गया, लेकिन ऋषि बार बार कहते रहे कि नदीम ने इस विषय पर अपनी बात रख दी है, जो कि सही है। फिर 20 जनवरी को ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने एक खबर छापी कि नदीम ने अपने टैक्स का निपटारा और मामले को रफा दफा करने के लिए HMRC को जुर्माना भर दिया है। जब इस रिपोर्ट पर नदीम के प्रवक्ता से पूछा गया क्या वाकई नदीम ने जुर्माना भरा है, तो इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। इससे मामले में गड़बड़ी का संदेह और बढ़ गया। हालांकि उनके प्रवक्ता ने यह जरूर कहा कि नदीम का टैक्स पूरी तरह से डिक्लेयर्ड था और उसकी भरपाई ब्रिटेन में कर दी गई है। गार्डियन की रिपोर्ट छपने के ठीक एक दिन बाद नदीम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि टैक्स मामले में कुछ समस्या आ गई थी, ये लापरवाही है, लेकिन जानबूझकर नहीं किया। HMRC ने ये बात कबूली है। नदीम के स्टेटमेंट के बाद लेबर पार्टी हावी हो गई है। उनके पार्टी अध्यक्ष से हटाए जाने की मांग की जा रही है। मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि ऋषि सुनक ने खुद नदीम के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। नदीम ने HMRC को कुल कितने रुपयों का भुगतान किया है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन BBC ने सूत्रों के हवाले से रकम करीब 50 लाख पाउंड्स या 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई है। विपक्ष का सवाल है कि पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियों में रहते हुए नदीम ने टैक्स की हेराफेरी की है, इसके लिए उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्रिटेन के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अब चलते हैं जापान जो फिल्मों और सुनी सुनाई बातों के जरिए
हम तक पहुंचता है। मसलन जापानी बहुत मेहनती लोग होते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, वहाँ के बच्चे खूब पढ़ते हैं, अनुशासित लोग होते हैं, शांति प्रिय होते हैं और तरक्की में बेजोड़ भी। और अमूमन परसेप्शन और हकीकत में फ़र्क आ जाता है, लेकिन जापान के केस में ऐसा नहीं है। इकॉनमी को ही देख लें, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान। दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सबसे कम हत्या दर, ताकतवर पासपोर्ट और दुनिया का सबसे अच्छा हाई स्पीड रेल नेटवर्क। किसी भी विकास के सूचक के हिसाब से जापान बहुत आगे है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम फुमियो किशिदा ने कह दिया कि देश के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं की घड़ी आ गई है। अंग्रेजी में कहें तो नाउ और नेवर। जापान के सामने जनसंख्या बड़ी चुनौती है। भारत की तरह जनसंख्या का बढ़ना चुनौती नहीं है। जापान की कुल आबादी तो 12.5 करोड़ के आसपास है। कारण है जापान का डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक पंक्ति में ऐसे समझ लीजिए, आबादी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसका जो असर इकोनॉमी पर होता है उसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब सवाल है कि जापान में हुआ क्या है। हुआ ये कि देश में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, खूब तरक्की हुई, खूब शहरीकरण हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, सिविक सेंस बढ़ा। इस वजह से जापान का बर्थ रेट कम हुआ और लोग लंबी उम्र तक जीने लगे। एक औसत जापानी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 84 साल, यानी ज़्यादातर जापानी 84 साल तक तो जीते ही हैं। लेकिन समस्या ये है कि जापान बूढ़ों का देश बनता जा रहा है। जापान के बच्चे, जवान और बूढ़ों की औसत उम्र निकाली जाए तो वो है 48 साल। जापान में 62 से ज़्यादा उम्र के लोगों की आबादी 1/4 है, जो 2050 तक बढ़कर 1/3 होने की आशंका है। आप ऐसे समझिए कि लोगों की उम्र बढ़ रही है, वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह काम करने वालों की संख्या कम है। काम और काम करने वालों का गैप बढ़ गया है। बर्थ रेट कम क्यों है, इसके लिए एक्सपर्ट्स कुछ कारण बताते हैं, जैसे महंगाई, शहरों में कम जगह और बच्चों की केयर फैसिलिटीज़ कम हैं। इस वजह से कपल्स बच्चे कम पैदा करते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में 2 साल का बेबी बूम आया था, मतलब प्रजनन दर ज़्यादा था, लेकिन फिर मामला पलट गया। बहुत समय तक प्रजनन दर कम रहा और कम ही होता गया। कुल जमा बात यह कि 20 साल से कम युवाओं की आबादी केवल 16% है और जो युवा बचे हुए हैं वो अवसरों के लिए शहर जाने लगे हैं और गांव खाली हो गए। ग्रामीण इलाकों में आबादी तेजी से घटी, जिससे गांव में टैक्स कलेक्शन कम हो गया है और आबादी का ऐसा अनियमित बंटवारा ही जापान की क्राइसिस है। कहीं कामगार आबादी बहुत ज़्यादा है, कहीं है ही नहीं। इसलिए जनवरी की शुरुआत में खबर आई थी कि जापान की सरकार अपने नागरिकों को देश की राजधानी टोक्यो को छोड़ने के लिए 1 मिलियन येन यानी करीब 6.25 लाख रुपए दे रही है। टोक्यो में भी यही हुआ। आबादी क्षमता से ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए सरकार चाहती है कि लोग टोक्यो से विस्थापित होकर विकासशील या कम विकसित शहरों को आबाद करें ताकि वहाँ आर्थिक तरक्की हो और बसावट का विकेंद्रीकरण हो। और इसी सिलसिले में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जापान के नीति नियंताओं के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। जापान टाइम्स की खबर के मुताबिक फुमियो ने कहा है कि समाज की स्थिरता और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के पालन पोषण संबंधित नीतियां और योजनाएं बनाई जानी चाहिए। एक ज़माना था जब रविंद्रनाथ टैगोर जापान से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने 3 बार जापान की यात्रा की और उसकी आर्थिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को खूब सराहा। पर अब पिछले कई दशकों से जापान की अर्थव्यवस्था सुस्त हो चली है। ये वहाँ की सरकार और समाज के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी जापान को सख्त पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत है। ये था हाल जापान का। अब बात करेंगे ब्राज़ील की, जहां एक ब्रिटिश पत्रकार और ब्राज़ील के एक रिसर्चर के मर्डर की गुत्थी सुलझती नज़र आ रही है। जब ये हत्याएं हुई तब ब्राज़ील में जायर बोल्सोनारो राष्ट्रपति थे। तारीख 5 जून साल 2022 की बात है। ब्रिटिश पत्रकार डॉम फिलिप्स और मूल निवासियों की जीवन शैली के विशेषज्ञ ब्रूनो परेरा अमेज़न के जंगल गए। वो एक रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, साथ ही वो अमेज़न को बचाने की मुहिम पर एक किताब लिख रहे थे। वो पिछले 10 सालों से ब्राज़ील में ही रह रहे थे। वहीं ब्रूनो इस इलाके को अच्छे से जानते थे, उनकी स्थानीय कबीलों में जान पहचान भी थी। ब्रूनो अपने कॉन्टैक्ट के जरिए डॉम की मदद कर रहे थे। दोनों पहले भी इस इलाके में आ चुके थे, लेकिन 5 जून को दोनों अचानक से गायब हो गए। जब ये बात बाहर आई तो दोनों की खोजबीन शुरू हुई। इसके लिए ब्राज़ील की आर्मी, नेवी और पुलिस को काम पर लगाया गया। 15 जून को पुलिस ने मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद एक भाई ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कबूला कि उसने ही डॉम फिलिप्स और ब्रूनो परेरा की
हत्या की थी। उसने वो जगह भी बताई जहां दोनों की लाशों को दफनाया। दूसरे भाई ने हत्या में किसी तरह की संलिप्तता से इनकार किया था। ये तो थी डॉम और ब्रूनो के हत्या की कहानी, लेकिन मामले में अब नई बात क्या सामने आई है? दरअसल पुलिस ने इस मामले के कथित मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। उस मास्टरमाइंड का नाम है वियार कोएलो। वियार अवैध मछली पकड़ने का रैकेट चलाता है। उसे हल्के में कोलंबिया नाम से जाना जाता है। वो एक स्थानीय गैंग का मेंबर भी है। वियार को जुलाई महीने में गिरफ्तार किया गया था और कुछ शर्तों पर बेल पर छोड़ा गया था, लेकिन जब वियार ने शर्तों का पालन नहीं किया तो एक बार फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 जनवरी 2023 को अमेज़न के पुलिस चीफ अलेक्जेंड्रे फुंटेस का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वियार ने ही डॉम फिलिप्स और ब्रूनो परेरा की हत्या के आदेश दिए थे। उनके जांचकर्ताओं का दृढ़ विश्वास है कि जून 2022 की हत्याओं के पीछे वियार का हाथ था। फुंटेस अपने बयान में ये भी कह गए कि वियार ने ही हत्यारों को दोनों के मर्डर के लिए हथियार मुहैया कराए। अब समझते हैं कि पूरे मामले में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का नाम क्यों सामने आया। ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने इस हेडिंग से रिपोर्ट छापी, बोल्सोनारो's fingerprints are all over this, how president's war on Amazon's played part in double killing। यानी अमेज़न जंगलों से अपनी जंग में 2 हत्याएं हुई और कैसे राष्ट्रपति बोल्सोनारो का इसमें हाथ है। इस रिपोर्ट में बोल्सोनारो की नीतियों को इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अखबार लिखता है, डॉम फिलिप्स और ब्रूनो परेरा अमेज़ोनास स्टेट की जावरी वैली में गायब हुए। ये ब्राजील के सबसे सुदूर इलाकों में से एक है। कई विलुप्तप्राय प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। इलाका आम लोगों की नजरों से दूर रहता है। अधिकारियों की निगाह भी इस तरफ नहीं पड़ती। इसके चलते जावारी वैली अवैध शिकार का गढ़ बन चुका है। जावारी वैली पेरू और कोलंबिया के बॉर्डर के पास है। इस रास्ते से कोकीन की तस्करी भी होती है। डॉम और ब्रूनो इसी अवैध धंधे को रिकॉर्ड कर रहे थे। जिस दौर में जायर बोल्सोनारो सत्ता में थे, तब उन्होंने अमेज़न के जंगलों के व्यावसायिक दोहन करने की नीति को लागू किया था, जिससे इन जंगलों में रहने वाली मूल जनजातियों के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे। बोल्सोनारो ने मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए तय बजट में भी कमी कर दी थी। पिछले दिनों जावारी वैली में सर्विलांस भी कम हुआ है। प्रोटेक्शन एजेंसी FUNAI की शक्ति घटी है। कानून तोड़ने वालों पर होने वाली सख्ती भी कम हुई है। ब्रूनो परेरा पहले मूल निवासियों को बचाने के लिए बनी एजेंसी FUNAI में काम करते थे, लेकिन वहां की लापरवाही देखकर नौकरी छोड़ दी। फिर वो स्थानीय कबीलों के साथ मिलकर काम करने लगे थे। लोगों को ड्रोन उड़ाना और GPS का इस्तेमाल करना सिखा रहे थे। इसी वजह से वो अपराधियों की आंखों में खटकने लगे थे। हालिया घटना ने जावारी वैली और अमेज़न में चल रहे अवैध धंधों को एक बार फिर से उजागर किया है। इसे बोल्सोनारो की नीतियों के नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है। ब्राजील की कहानी यहीं तक। अब जाते जाते पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी हाल जान लेते हैं। पाकिस्तान में बत्ती गुल की बड़ी समस्या इस वक्त चल रही है। सोमवार 23 जनवरी की सुबह पाकिस्तान के नेशनल पावर ग्रिड में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिससे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर जैसे सभी बड़े शहरों में लाइट चली गई। बिजली के प्लांट्स में बिजली बनती है और पावर ग्रिड पूरे देश के घरों और व्यवसायों तक बिजली पहुंचाता है। इसी में फॉल्ट आ गया था। ऊर्जा मंत्रालय ने ट्वीट किया कि नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी अचानक से कम हो गई है और इस वजह से बिजली व्यवस्था में रुकावट आई। नागरिकों को आश्वासन दिया गया कि सिस्टम मेंटेनेंस का काम तेजी से चल रहा है। फ्रीक्वेंसी का चक्कर भी सप्लाई डिमांड जैसा ही होता है। अगर कंजम्पशन ज़्यादा है तो सप्लाई भी उतनी ही चाहिए। बैलेंस के लिए डिवाइसेस होती हैं, लेकिन वो एक हद तक ही काम कर सकती हैं। एक तय फ्रीक्वेंसी तक लोड संभल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा गिर जाए तो एक के बाद एक पावर प्लांट्स बंद होने लगते हैं। ये समझें कि एक लड्डू हद से हद कितने लोगों में बट सकता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा लड्डू चाहिए। यही पाकिस्तान में भी हुआ। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। बिजली मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने जियो टीवी चैनल को बताया कि देश के दक्षिणी हिस्से में जमशोरों और दादू शहरों के बीच फ्रीक्वेंसी घटने की सूचना मिली थी। पाकिस्तान लंबे समय से बिजली की कमी से जूझ रहा है और अनुमान है कि यह स्थिति कई सालों तक रह सकती है। जून 2022 में भी ऐसा ही पावर आउटेज हुआ था। पाकिस्तान के कई न्यूज़ संगठनों ने रिपीट किया था कि जून 2022 की शुरुआत में कराची में 15-15 घंटों तक लाइट नहीं आती थी। लाहौर और बाकी बड़े शहरों के भी यही हालात थे।
एक तरफ तो घर में बत्ती नहीं है, रिपोर्ट्स ये भी हैं कि देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से इस वक्त गुजर रहा है और फाइनेंशियल पतन की कगार पर है। बावजूद इसके पाकिस्तान की सरकार 2200 लग्जरी गाड़ियों और हाई एंड इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात कर रही है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में डॉलर की भारी कमी है और उनके रिजर्व में $5 बिलियन से भी कम है, जो बमुश्किल 3 हफ्ते चल सकता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सरकार ने गाड़ियों के आयात पर $1.2 बिलियन यानी 9,770 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगले हफ्ते से ही पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के बीच गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर बातचीत शुरू होनी है और अब ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के आने के बाद से ही पाकिस्तान में सरकार की नीतियों को लेकर चिंताएं हैं कि एक तरफ सरकार औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में आयात रोक रही है और दूसरी ओर लग्जरी कारों पर मोटा पैसा खर्च कर रही है। दुनिया भर की हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ ₹59 महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।